हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को द कॉन्सेप्टम वाली बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हम इस बुक के साइंस वाले भाग से 8वीं इकाई को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस इकाई के आप लोगों को 30 सवाल अर्थात 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 30 से आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं कि क्या है आज का क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि यदि आप भी कक्षा 11 में एयू में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप भी अपने एंट्रेंस एग्जाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे जैसे मेरी कंटिन्यू वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से पहुंचता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 अर्थात 31 में कहा गया है, देखिए अगर आप लोगों के पास द कॉन्सेप्टम वाली बुक बेटा तो उससे मैच करके पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग यानी निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है स्टूडेंट। ठीक है, और आगे दिया सवाल में यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो, कांच का अपवर्तनांक कितना हो 1.5 हो, तो कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट आपको बताते चलूँ, जब आपको अपवर्तनांक दिया हो, ठीक है, और वायु में प्रकाश की चाल दी हो तो किसी भी माध्यम में हम उसका वेग निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक फार्मूला है, उसको एक फार्मूला एक ट्रिक से आपको याद कराने वाला हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए पहले हम लगाते हैं देखिए सवाल को, और सवाल के साथ हम एक फार्मूला बताएंगे और वो एक ट्रिक के साथ बताएंगे ताकि आपको लाइफ में हमेशा याद रहे स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए हम 31 को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों आज। ठीक है, इसमें कहा आया था निर्वात प्रकाश का वेग। ठीक है बेटा, प्रकाश के वेग को हम कैसे लिखते हैं बेटा, c से लिखते हैं। वो दिया आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपको दे रखा बच्चों। ठीक है, और कांच का अपवर्तनांक आपको दे रखा है बेटा। अपवर्तनांक को देखो बेटा एनसीईआरटी वाली बुक में म्यू से लिखा गया, लेकिन अगर हम साइड बुक से देखें तो इसको बेटा हम एन से लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये अपवर्तनांक को हम म्यू से भी लिखते हैं, एन से भी लिखते हैं, जैसे आपको बेटा समझ में आए। और अपवर्तनांक बेटा आपको दे रखा है आपको 1.5, कितना रखा बच्चों 1.5 रखा है स्टूडेंट। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक है। अब ठीक है, अभी पूछा है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो फार्मूला लिख रहा हूँ स्टूडेंट। तो जब भी आपको प्रकाश का वेग पता हो निर्वात में या वायु में और अपवर्तनांक पता हो तो फार्मूला लगाते हैं v = c/n, v = c/n। माफ कीजिए उल्टा हुआ, v = c/n। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए c क्या प्रकाश की चाल है, कहाँ वायु में। ठीक है, n का n आपका है, n देखिए यहाँ पे म्यू भी है और n भी है, तो मैं n को लिख रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चाहे तो आप इसको म्यू को भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा कैसे याद करेंगे? b का मतलब है बेटा, b का मतलब क्या बेटा, बेटा। ठीक है, यानी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर इसमें कांच में प्रकाश की चाल पूछी है यानी वो कांच को बोलते हैं इंग्लिश में ग्लास, तो ग्लास के लिए हम क्या लगा लेंगे, जी लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन फार्मूला ट्रिक बता दो आपको कैसे याद करना है। b = आप पढ़ेंगे c/n, तो फार्मूला होगा b फॉर होगा आपका बेटा और c फॉर होगा बच्चों सिर। क्या होगा? सिर। और n फॉर होगा नीचे, n फॉर होगा नीचे। तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा, देख क्या हो गया, बेटा सिर नीचे, बेटा सिर नीचे। यानी इस फार्मूले को याद करने की ट्रिक है बेटा, v फॉर बेटा, c फॉर सिर, n फॉर नीचे, बेटा सिर नीचे। बात समझ में आ रही है? जहाँ b क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है, c क्या है, प्रकाश वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है, और n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो देखिए स्टैंड यहाँ b का ही मान पूछा, मुझे c और n तो पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूँ। देखिए स्टैंड यहाँ से c की वैल्यू कितनी आपके पास 3 × 10⁻⁸ बेटा 8 दे रखी है, और n का मान दे रखा है बच्चों आपको 1.5। ठीक है स्टैंड, देखिए सोल्व करेंगे इसको पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। कितना जाएगा बेटा 30, और इसको जब आगे लिखेंगे बच्चों तो हो जाएगा 30 × 10⁻⁷ हो जाएगा बच्चों आपका 8, हो जाएगा बच्चों आपका 1.5। इसको राइट कर दिए, 15 2 कितना हो जाता है 30 हो जाता है, यानी 15 2 30 हो जाएगा। तो आपके पास जो v की वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगी। और इसको बेटा हमेशा याद रखना, ठीक है, कि कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2 × 10⁸ के बराबर ही होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसको वैसे भी याद रखना, ये कांस्टेंट वैल्यू है किस प्रकार इसकी जो चाल कांच के अंदर यानी ग्लास के अंदर होती है वो कितनी होती है, 2 × 10⁸ ही होती है। और याद रखना वायु में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है?
तो ये जो वेग है बेटा प्रकाश का वेग वायु में, और ये सबसे ज़्यादा है, यही सबसे ज़्यादा जो प्रकाश चलता है वो कहाँ चलता है, वायु या निर्वात में ही चलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो एक स्टूडेंट अब इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा ठीक है उसको बता देता हूँ आपको। इसका है पहला ऑप्शन ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यानी कांच में जो प्रकाश की चाल आएगी वो कहते हैं कि 2 × 8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर ही आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और फार्मूले को याद करने का ट्रिक मैंने आपको बताया, ये भी बेटा आपको याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है, कोई आसान है बिल्कुल, बेटा से नीचे आराम से बात कर, सेंटेंस याद कर लो, बेटा से नीचे एग्जाम में सवाल आए धुआं निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, साफ कर रहा हूँ इसको। तो क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। ठीक है, चलिए लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे कहा गया बच्चों, देखिए क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। लेंस का सूत्र पूछा है। लेंस का सूत्र क्या होता है, देखिए ये होता है, देखिए 1/b माइनस के 1/u इजिकल टू होता है 1/f होता है, क्या होता है 1/f। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा, क्या कर दूंगा बेटा, प्लस कर दूंगा, तो ये किसके लिए फार्मूला हो जाएगा, ये दर्पण के लिए सूत्र हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन पूछा क्या, लेंस के लिए, किसके लिए पूछा बेटा, आपका लेंस के लिए सूत्र पूछा है। ठीक है, तो लेंस के लिए फार्मूला क्या होता है 1/b माइनस के 1/u इजिकल टू 1/f। बात समझ में आ रही है। तो इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दर्पण के लिए पूछा जाएगा तो ये बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 32 का बेटा आपका बी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा, ये बी ऑप्शन पर ये लिखा है फार्मूला। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए बेटा यह है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखिए क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से है, एक शब्दकोश है, मतलब कोई शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, और वो जो लिखा गया है बच्चों बहुत छोटी छोटी भाषा में लिखा गया है, यानी इसको जो अक्षरों का जो साइज है बेटा बहुत सूक्ष्म है। ठीक है, उनको पढ़ने के लिए कैसा लेंस चाहिए। देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई शब्दकोश में शब्दों को पढ़ना है, ठीक है, तो याद रखना हमेशा एक ऐसे लेंस का प्रयोग करते हैं जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर से कम हो, और वो लेंस कैसा होना चाहिए, उत्तल होना चाहिए। यानी हम शब्दकोश में लिखे हुए छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर बेटा आपको दिया देखिए 33। इसमें एक आ गया था किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 50 सेमी फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, अवतल का तो बिल्कुल यूज ही नहीं करना है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा है बी ऑप्शन 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस तो आया लेकिन इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है, ये आपको टच नहीं करना है। ठीक है, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए बेटा हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन ऐसा लेंस होगा उसकी फोकस दूरी जो होगी या तो 25 सेमी हो या फिर 25 सेमी से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन है देखिए 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल, तो अवतल पे तो सोचना ही बेकार है। ठीक है, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, हाँ ये बिल्कुल राइट है स्टूडेंट। ठीक है, 5 सेमी फोकस दूरी का क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस। 33 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5 सेमी फोकस दूरी का। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको समझ में आई होगी। 33 का डी ऑप्शन बिल्कुल बेटा आपका राइट होगा, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 सवाल देखिए क्या क्वेश्चन नंबर है 34 बच्चों। ठीक है, क्या है देखिए मैं आपको सामने पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन ये है बच्चों, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। यानी कहने का सवाल, कहना यह है कि बाल्टी पानी से भरी है, ठीक है, लेकिन रियल में पानी की बाल्टी की गहराई जितनी होती है देखने में उतनी लगती नहीं है। एक बार अगर आपने ऐसा एनालिसिस नहीं किया है तो पूरी बाल्टी भरी पानी को देखना। ठीक है, यानी पूरी बाल्टी के अंदर पानी भरा और जब उसके अंदर आप नीचे को देखेंगे डिस्टेंस तो उसकी तली ऐसा लगेगी जैसे कुछ ऊपर को उठी हुई है, यानी इसकी वास्तविक गहराई आपको दिखाई नहीं देगी, वो आपको क्या लगता है कुछ कम भरा हुआ लगता है। यानी कहने का मतलब ये है तली यानी बाल्टी की तली जितनी गहराई पर होगी वो आपको उतनी गहराई पर नहीं लगती है। ठीक है, यानी उसका तल कुछ उठा हुआ लगता है। तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण बेटा प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या होती है बेटा, विचलित हो जाती है। अब प्रकाश की किरण जब वायु से आएगी बाल्टी में जाएगी, बाल्टी का मतलब जल में जाएगी उस टाइम। ठीक है, क्यों आप जानते हैं कि प्रकाश जल में भी चलता है, बात समझ में आ रही है। तो वो अपने माथे क्या होता है, वो थोड़ा विचलित हो जाता है। इस कारण क्या होता है बेटा, बाल्टी जितनी गहरी होती है उतनी गहरी हमें दिखती नहीं, उसकी तली हमें थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है। तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा मैं बता रहा हूँ आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 34, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने के कारण क्या होता है, प्रकाश का
ए ऑप्शन पे परावर्तन, तो परावर्तन तो बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन पे प्रकाश का अपवर्तन, बिल्कुल राइट आंसर बेटा प्रकाश का अपवर्तन, इसका बी ऑप्शन होगा बेटा प्रकाश का अपवर्तन। यानी अगर कोई बाल्टी पानी से भरी है, ठीक है, तो उसकी जो तली आपको उठी दिखाई देती है, उसका रीजन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो याद रखना इस टाइप का सवाल अगर आए तो आप लगा कहना प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों, एक गोलीय दर्पण तथा एक गोलीय लेंस, यानी देखिए दो कंडीशन है, एक गोलीय दर्पण है और एक गोलीय लेंस है। ठीक है, और उनकी जो फोकस दूरी बच्चों आपको दे रखी है प्रत्येक की 15 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी दर्पण के लिए देखें या लेंस के लिए देखें, फोकस दूरी जो आपको दे रखी है, आपको दे रखी है बेटा आपको 35 सेमी। कितने दे रखे बच्चों? 35 सेमी। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35 है, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए अब इसमें ये पूछा है कि जो लेंस है और दर्पण है क्या दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे, ये चीज इसके अंदर पूछी गई। तो बड़ा आसान है। देखिए फोकस दूरी क्या है आपकी, माइनस की तो है नहीं, प्लस की है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 35 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो ये संख्या भी धनात्मक है, यानी 35 कैसा आपका धनात्मक है। और आप जानते हैं कि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। यानी दोनों ही कैसे होंगे? दोनों ही क्या होंगे? उत्तल होंगे। अगर इसी चिन्ह को पलट कर देखें, अगर ये माइनस का साइन होता बेटा, क्या होता? माइनस का साइन होता, तो दोनों क्या होते? दोनों अवतल होते हैं, यानी दर्पण भी आपका अवतल होता और लेंस भी आपका अवतल होता। लेकिन कंडीशन ये है अभी फिलहाल कि जो आपकी फोकस दूरी दोनों के लिए क्या है? दोनों प्लस की है 35। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपका दर्पण, ठीक है, दर्पण भी आपका उत्तल होगा और आपका लेंस भी उत्तल होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें आपको मैं ऑप्शन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा आप लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि दोनों क्या होंगे बेटा? वो उत्तल होंगे, यानी दोनों क्या होंगे बेटा आपके? उत्तल, यानी कॉन्वेक्स। ठीक है, आपका दर्पण भी और आपका लेंस दोनों कैसे होंगे? उत्तल होंगे। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, देखिए पढ़ो आप लोग के लिए। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, यानी जब फोटो खींचा जाता है स्टूडेंट, ठीक है, फोटो जब उसके कैमरे पे कौन सा लेंस लगा होता है, ये सवाल है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए एक बार फिर से समझाऊं, जब फोटो आपने कैमरा देखा होगा, फोटो खींचने वाला स्टूडेंट, ठीक है, तो उसमें लेंस लगा होता है और उस लेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? वो उत्तल लेंस। याद रखना, तो फोटोग्राफी के लिए जो यूज होता है बेटा कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। फोटोग्राफी के लिए जो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है बेटा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बेटा? उत्तल लेंस। अगर टच करके आना है अगर आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो फोटोग्राफी के लिए। ठीक है, तो फोटोग्राफी के लिए जो लेंस यूज होता है बेटा, ठीक है, वो कौन सा लेंस यूज होता है? उत्तल लेंस यूज होता है। ठीक है, और इसका 36 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? देखिए सरल सूक्ष्म में होता क्या है, आपने देखा होगा आपके जो प्रकार का डिब्बा आता है, ठीक है, उसमें गोल कलर का जो शीशे का रखा हुआ होता है, प्लास्टिक जैसा आपको देखा होगा स्टूडेंट। ठीक है, बस में यानी बीच में गोल गोल थोड़ा डंडा नीचे को होता है, वो क्या होती है? सूक्ष्मदर्शी का एक सैंपल है, सरल सूक्ष्मदर्शी का। उसमें क्या होता है बेटा? वो क्या होता है? एक उत्तल लेंस लगा होता है। उसमें क्या होता है? उत्तल लेंस। उसको देखो छू कर देखना कभी, वो बीच में मोटा होता है, किनारों पर क्या होता है? पतला होता है। तो कौन सा लेंस होता है बेटा? वो उत्तल लेंस होता है। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी में जो होता है बेटा कौन सा लेंस होता है? वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है बेटा? उत्तल लेंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हमेशा याद रखना सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। ठीक है, और इसका 37 कौन सा ऑप्शन? ठीक है बेटा, 37 का आपका बेटा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, सी ऑप्शन पे लिखा है आपका उत्तल लेंस। बात समझ में आ रही है? सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए और फोटोग्राफी के लिए दोनों कंडीशन में बेटा याद रखना कौन सा लेंस यूज करते हैं? उत्तल लेंस यूज करते हैं। गलती बिल्कुल नहीं करना बेटो। ठीक है, और बात अगर समझ में आ रही है तो आप लोगों से मेरी अपनी मेहनत का केवल इतना सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की क्या है? देखिए अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 भी। इसमें कहा यह गया है बेटा कि वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक, ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है? देखिए ऑप्शन है, देखिए 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक और 0। देखिए स्टूडेंट अभी मैं एक फार्मूला आपको पढ़ा रहा था, फार्मूला आपको पढ़ाया था मैंने, B = C/N, C/N यानी बेटा से नीचे। अगर मैं अपवर्तनांक के लिए बात करूं, n का मान निकालूं तो मैं इसको इधर ले आऊंगा, तो ये n = हो जाएगा बच्चा आपका C/B हो जाएगा। है तो समझ में आता है? ठीक है, अच्छा C की वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कितने? 3 × 10⁸ होती है। 3 × 10⁸ यानी निर्वातीय वायु में प्रकाश का वेग, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब ये कि बी क्या? बी है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ये जल भी हो सकता है, ये कांच भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? यानी बी का मान हमेशा सी से कम ही होगा। यानी सबसे ज्यादा जो प्रकाश तेज चलता है वो कहाँ चलता है? वायु निर्वात में चलता है। बात समझ में आ रही है? यानी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रकाश सबसे तेज कहाँ चलता है, तो निर्वातीय वायु में चलता है। तो सबसे ज्यादा चाल कहाँ होगी? निर्वातीय वायु में होगी, और उसका मान कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। अब बी क्या? किसी माध्यम में चाल,
यानी जल में हो सकती है चाल, कांच में हो सकती है चाल, हीरे में हो सकती है बच्चों। तो याद रखना इनमें सब में जो चाल होती है वो कम ही होगी। किससे कम होगी? इससे कम होगी। जैसे अभी कांच के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, तो कांच में जो चाल होती है बेटा वो तो कितने 2 गुणा 10⁸ के बराबर होती है। 2 गुणा 10⁸ के बराबर होती है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से अगर मैं अपवर्तनांक निकालता हूँ तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे जब काटोगे तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी n का मान आप देख पा रहे होंगे बेटा कितना आ रहा है? 1.5 के आसपास आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये वैल्यू बताइए मुझे 1 से कम है कि ज़्यादा है? 1 से ज़्यादा है, क्योंकि 1.5 है। बात समझ में आ रही है आपको? तो हमेशा याद रखना बेटा, वायु का जो अपवर्तनांक होता है हमेशा 1 से अधिक होता है। क्या होता है? वायु का अपवर्तनांक। बहुत अच्छा सवाल है बेटा ये। वायु का जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है, अपवर्तनांक हमेशा बेटा क्या होता है? 1 से अधिक होता है। 1 से क्या होता है बेटा? अधिक होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। बस फर्क यहीं पर आपको समझना है कि अपवर्तनांक होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम प्रकाश की चाल। बात समझ में आ रही है? तो ये चाल आपकी हमेशा कह रहे हैं कि 3 गुणा इसका RT रहेगी वायु के लिए, तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब किसी माध्यम के लिए बात कर लो। बात समझ में आ रही है? तो उसकी जो चाल होगी बेटा इस चाल से हमेशा कम होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये वैल्यू जब आप डिवाइड करके देखोगे तो हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो ऑप्शन आपको बता देता हूँ मैं इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है। इसका बेटा ठीक है ऑप्शन सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका बेटा कौन सा? ये 38 है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वायु का अपवर्तनांक हमेशा क्या होता है बेटा? 1 से अधिक होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। चलिए आज मैं दिखा देता हूँ मैं कहाँ होते हैं। ठीक है, साफ कर दूँ? चलिए बिल्कुल। देखिए इसमें कहा है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो बहुत आसान सवाल है। लेंस में 2 फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस, और 2 ही फोकस दूरियां होती हैं। देखिए मैंने ये क्या बना दिया? एक उत्तल लेंस बना दिया। ठीक है, मान लीजिए इसकी मुख्य अक्ष है। क्या ये इसकी मुख्य अक्ष? ठीक है, तो एक तो होता है ये, क्या ये प्रथम फोकस। बात समझ में आ रही है? प्रथम फोकस है विष्टो। ठीक है, और एक होता है इधर, ये क्या होता है? इसका द्वितीय फोकस होता है। क्या होता है? द्वितीय फोकस होता है। इसको F1 से लिख देते हैं, इसको F2 से लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है? और जब इसके 2 फोकस है तो 2 ही फोकस दूरी होती हैं। ये होती है आपकी F1 यानी प्रथम फोकस दूरी होती है प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस की दूरी। ठीक है, और इसके प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस दूरी यानी ये होती है आपकी F2। बात समझ में आ रही है? यानी लेंस के अंदर 2 ही फोकस होते हैं और 2 ही फोकस दूरियां होती हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो बच्चों। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ। ऑप्शन आप समझ होंगे, ऑप्शन इसका बी ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 39 का बेटा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लेंस के कितने फोकस होते हैं बेटा? 2 फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। बात समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन याद रखना दर्पण के लिए क्या होता है बेटा? दर्पण में हमेशा 1 फोकस होता है। कितना फोकस होता है? 1 फोकस होता है। लेकिन लेंस में कितने फोकस होते हैं बेटा? 2 फोकस होते हैं, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, और 2 ही फोकस दूरियां होती हैं। लेकिन दर्पणों में क्या होता है? 1 ही फोकस होता है और 1 ही फोकस दूरी होती है। याद रखना इसको, अंतर याद रखना दोनों का। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। चलिए मैं इसको मैं रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 को लगा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 40 में पढ़ रहा हूँ सवाल। देखिए आपके लिए ये कहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम बेटा? परावर्तन के भी 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है, और अपवर्तन के भी 2 नियम है। क्या है? देखिए अपवर्तन के 2 नियम। पहला नियम तो ये है, देखिए किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, ठीक है, एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक क्या होता है? नियतांक होता है। जिसे हम म्यू से भी लिख देते हैं और बेटा एन से भी लिखते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है? आपतितकरण। ठीक है, आपतन बिंदु पर अविलंब तथा अपवर्तित करण, तीनों क्या होते हैं बेटा? एक ही तल में स्थित होते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरा नियम ये है। ठीक है, तो याद रखना अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला तो ये मैंने आपको बताया, किसी एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम स्नेल के नियम से ही पढ़ते हैं, आपने 10th में पढ़ा भी होगा। और पहला नियम ये तो पहला हो गया। दूसरा नियम ये था आपतितकरण, ठीक है, आपतन बिंदु पर अविलंब तथा अपवर्तित कण, तीनों क्या होते हैं बेटा? एक ही तल में स्थित होते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। आपको तो कल टिक पूछा गया था कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं बेटा? तो कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए ऑप्शन आप लगा लेंगे जौन से भी ऑप्शन पे होगा। तो क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं हम 41 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 बच्चों क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 41 स्टूडेंट। ठीक है, पढ़ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन समझे बात को। देखिए ये है हीरे का अपवर्तनांक। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। 2.4 हीरे में प्रकाश की चाल बताइए। यानी अपवर्तनांक आपको दे रखा है बेटा, ठीक है, चाल बतानी है। देखिए सूत्र बड़ा आसान होता है। देखिए अपवर्तनांक के लिए लिख दो पहले तो,
अपवर्तन आपको एन दे रखा है, कितने का दिया बेटा, हीरे के लिए दिया है, बस एन है चाहे एन डी लगा लो, डी फॉर डायमंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कितना आपको 2.4 दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है, बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए आपसे क्या पूछिए, हीरे में चाल पूछिए, प्रकाश की चाल हीरे में पूछिए, लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वायु में कितनी चाल होती है। वायु में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसका यूज तो होगा ही होगा बच्चों, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको तो आप हमेशा याद ही रख लो, ठीक है। आपसे बी का मान पूछा, क्या मान पूछा बेटा, बी का मान पूछा, बस हमारी बहुत आसान चीज़ है, लगा दीजिए फार्मूला, बेटा सिर नीचे, बेटा सिर नीचे, बात समझ में आ गई, ठीक है। कंडीशन रख दीजिए, सी का कितना 3 × 10⁸, ठीक है, और एन का मान रख दिया, एन कितना आपका 2.4, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई आप लोगों को। तो पॉइंट लगा क्या हो जाएगा बेटा आपका 0 बढ़ा दो, ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों आपको जब 24 हो जाएगा 30, तो जब काटोगे तो लगभग कितना आएगा 1.5 के बराबर ही आएगा, कितना आएगा बेटा 1.5, ठीक है। तो ये आएगा b इक्वल टू बेटा कितना आएगा आपका 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर ही आएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, समझ में आ गई। कैलकुलेशन गलत हो गई तो चेक कर लेना, भाग वैसे तो मैंने सही करी है। तो देखिए ऑप्शन में बता रहा हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपको बेटा 41, कितना है 1.5, इसके अंदर शायद दिया ही नहीं, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, दोबारा से चेक कर देता हूँ। 1.2 है, सॉरी 1.2 आएगा बेटा, कितना आएगा 1.2, पूरा नहीं कट पाएगा ना। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए 24 से आपको भाग लगानी है, किसको लगानी है 30 को लगानी है, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। देखिए 24 का कितना हो जाएगा बेटा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये कितने बचेंगे यहाँ से 6 बचेंगे, ठीक है, पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ा लो, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे ये 60 हो जाएंगे, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो अप्रोक्स में आपको 1.2 के आसपास दिया है, अप्रोक्स में क्या दिया बेटा 1.2 × 10⁸ दिया, तो हम इसी को लगाएंगे 1.2 × 10⁸। और जो अभी मैंने 1.5 बताया था, ठीक है, वो क्या के लिए होता है बेटा, वो कांच के लिए था, काय के लिए था, कांच के लिए। याद रखना हीरे में चाल और भी क्या होती है, कम होती है, वो कितनी होती है 1.2 × 10⁸ के बराबर होती है। कांच में कितनी होती है 1.5 के बराबर होती है, लेकिन हीरे में कितनी होती है 1.2 के बराबर होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा कांच का वो जो अपवर्तनांक होता है, कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो हीरे का अपवर्तनांक से कम होता है, वो कितना होता है वो 1.5 होता है, और ये कांच का जो अपवर्तनांक होता है कांच का वो 1.5 होता है, लेकिन हीरे का कितना 2.4। यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा जितना ज्यादा होगा उसमें चाल उसकी उतनी ही कम होगी। वास्तव में आप लोगों को बहुत अच्छा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें चाल उसकी ही उतनी ही कम होगी। बात समझ में आई आप लोगों को। तो हीरे का अपवर्तनांक ज्यादा था इसलिए इसकी चाल यहाँ पे और भी ज्यादा कम आई है। बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। और कांच में कितनी आती है, कांच में आती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर आती है। अभी मैंने गलती से 1.5 बोल दिया था, माफी चाहूंगा। तो कांच में याद रखना कॉन्स्टेंट कितना होता है 2 × 10⁸ के बराबर होता है, जो मैंने अभी सवाल निकलवाया था कुछ देर पहले स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। चलिए लगा रहे हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अब ऑप्शन तो आप लगा सकते हैं, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। इसका डी ऑप्शन राइट था, कौन सा था डी ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा आपकी 42, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया बच्चों आप लोगों से, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को क्या कहते हैं। लेंस के वृत्तीय पथ के, देखो मैं पहले लेंस बना देता हूँ, ठीक है। लेंस मान लीजिए अवतल मान लो चाहे उत्तल मान लो, ठीक है। ये तो उत्तल में बना रहा हूँ स्टैंड, ठीक है। तो ये जो इसकी परिधि है, ये जो इसकी परिधि है, तो इसका जो ये व्यास है, ये जो इसका व्यास है, ये क्या कहलाता है बेटा, इसको बोलते हैं इसका द्वारक। क्या बोलते हैं इसको, द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका, द्वारक। बात समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आई मेरी बात आप लोगों को। तो इससे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, लेंस की परिधि के व्यास को कहते हैं बेटा हम लेंस का द्वारक कहते हैं, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल बेटा राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ रहा हूँ। 10 सेमी फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता, ठीक है। अवतल लेंस से फोकस दूरी देखिए आपको 10 सेंटीमीटर, अवतल लेंस से देखिए स्टैंड, तो ये आपका मान क्या होगा -10 होगा। कितना होगा -10, क्यों, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। क्षमता पूछिए, ठीक है, तो P बराबर आपको बताना है। देखिए सेंटीमीटर में होता है तो हम क्या लगाते हैं 100/f, f का कितना है 10, माइनस के 10 माइनस आगे लगा दिया 10 ही आ गया, 10 दाई कितना आ गया बेटा 100 हो गया। तो P इक्वल टू बेटा कितना आ गया -10 डायोप्टर के बराबर आ गया, ठीक है। ऐसे सवाल मैंने कई सारे कराए थे, ठीक है। तो ऑप्शन जौन सा भी है लगा लीजिए स्टैंड, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बच्चों, ठीक है। बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 44 की। चलिए इसको मैं साफ कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा है आपका 44, ठीक है। 44वां सवाल क्या है, देखिए पढ़ रहा हूँ। देखिए किसी एफ फोकस दूरी
किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है, यानी किसी कोई लेंस है उसकी फोकस दूरी एफ है तो क्षमता क्या होगी, क्षमता ये होती है, ये P इक्वल टू कितना होता है आपका 1/f होता है, 1/f। तो जो सा ऑप्शन ये है वही ठीक कर दो। बात समझ में आ रही है। अगर सेंटीमीटर में आ जाती है दूरी तो हम ये वाला लगा देते हैं P इक्वल टू 100/f। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर फोकस दूरी मीटर में है, क्या है बेटा, मीटर में है, ठीक है, तो लगाते हैं 1/f। लेकिन सेंटीमीटर में तो हम क्या लगाते हैं 100/f। ये कायम होती है फोकस दूरी, अब सेंटीमीटर में होती है। बात समझ में आ रही है। तो ये ऑप्शन तो दिया नहीं है, मीटर वाले के लिए दिया, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 45 की। किसकी, 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है सवाल, देखिए हीरे का अपवर्तनांक पूछा है, हीरे का अपवर्तनांक, ठीक है, D फॉर डायमंड ऐसे लिख लेते हैं। तो हीरे का अपवर्तनांक तभी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में भी आया था ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 41 में आया था। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.4 के आसपास, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.4, इसमें आगे भी लिख के दिया दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना 2.4 तो बिल्कुल फिक्स है स्टूडेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है बेटा वो 2.4 होता है। लेकिन यही अगर मैं कांच के लिए बात कर लूँ, कांच के लिए अगर बात करूँ तो कांच के लिए जो होता है बेटा एन, यहाँ जी कांच मतलब गिलास, जी फॉर गिलास, तो इसका मतलब कितना होता है 1.5 के बराबर आता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। लेकिन अगर मैं जल के लिए बात करूं एन डब्ल्यू, जल के लिए बात करूं तो वो आता है लगभग 1.33 के आसपास आता है। तो बेटा इन वैल्यू को भी याद कर लेना, इन वैल्यू को भी बेटा याद कर लेना। हीरे का अपवर्तनांक इतना होता है, कांच का इतना होता है, जल का इतना होता है। लेकिन वायु का जो होता है वो 1 से कुछ ज़्यादा होता है, बल्कि इन सबसे तो कम ही होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ रहा हूं मैं। देखिए पानी में अंशतः डाली हुई घड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है, यानी कोई पानी है, पानी के अंदर मतलब किसी बर्तन के अंदर पानी है, उसके अंदर क्या डाला है इन्होंने, घड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, यानी पानी माल। देखो इसको आप भी कर सकते हैं, इसको आप भी कर सकते हैं। पूरा गिलास, एक शीशे का गिलास लो, उसको पानी से भर लो, ठीक है, और उसमें मान लीजिए इस मार्कर को, पेंसिल को डुबा करके देखो, बात समझ में आ रही है। तो आपको दिखेगा पानी की सतह पर जैसे कि मार्कर टेढ़ा हो गया, जबकि मार्कर टेढ़ा नहीं हुआ, प्रकाश की चाल बदल गई वहाँ पे, यानी वायु में प्रकाश की चाल अलग होती है और जल में प्रकाश की चाल अलग होती है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो चाल का जो अंतर होता है ये कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी अगर ये जो बाल्टी वाली कंडीशन दी है, इसके अंदर घड़ी डाली गई है और वो टेढ़ी दिख रही है, टेढ़ी दिखने का मतलब क्या होता है, मतलब है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो इसका बेटा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये, फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात को अपनी। देखिए अगर आप उस शीशे का गिलास लीजिए, उसके अंदर बिल्कुल पानी से भर दीजिए, ठीक है। आपको अगर कोई इसके अंदर थोड़ी लकड़ी भी डालेंगे, ठीक है, और जब आप देखेंगे ध्यान से तो आपको लकड़ी वो थोड़ी टेढ़ी दिखाई देगी। उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है प्रकाश का अपवर्तन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रकाश जब वायु से आ रहा था, जब जल के अंदर गया तो उसने अपनी जो उसका अपनी वेलोसिटी है उसको चेंज कर दिया, यानी अपने मार्ग से उसकी किरण होती है कुछ विचलित हो जाती है। यही तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो याद रखना इस टाइप के सवाल में कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, आपका प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का, क्वेश्चन नंबर 46 का बेटा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, प्रकाश का क्या हो जाएगा, ये अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 स्टूडेंट, ठीक है, क्या कहा गया, देखिए इसमें कहा यदि जल एवं कांच के निर्वात के अपवर्तनांक, यदि जल एवं कांच के निर्वात के अपवर्तनांक दे रखे हैं आपको 4/3 दे रखा है और एक 3/2 दे रखा है। बात समझ में आ रही है। तो आपको देखिए एक तो दिया आपको ए, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ANW जल के लिए दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों आपको, जल के लिए दे रखा आपका बेटा आपका 3/2, नहीं पहले है आपका 4/2, 4/2, ठीक है स्टैंड, नहीं 4/3 है स्टैंड, ठीक है, माफी कीजिए 4/3। अच्छा, कांच के लिए दे रखा आपका ANG, ये आपको दे रखा बच्चों, आप लोगों को लिए दिया 3/2, ठीक है। तो इसमें पूछा है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा है, यानी आपसे पूछा है WNG, क्या पूछा है आपका WNG, ये आपसे पूछा है। तो सूत्र क्या था, WNG बराबर होता है बेटा आपका ANG अपॉन ANW, ये फार्मूला है। इसको फार्मूले को बेटा याद कर लेना। जब दो माध्यम आपको दे रखा हूँ, तीसरा माध्यम आपसे पूछे तब है, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए, रख देते हैं वैल्यू। पहले क्या बेटा हम निकाल रहे हैं WNG, ठीक है। तो ये कितना आपका ANG का कितना है, ANG आपका 3/2, ठीक है। और ये क्या आपका ANW,
ठीक है। आप जब देखिए बट्टे में लिखा जाएगा तो इसको पलट के लिखेंगे, यानी या तो बट्टे में लिखो, जब पलटोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 4, ठीक है। यानी ये वाली चीज़ जब इसी नीचे लिखी तो पलटे के ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ आपका 3 3 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यानी इसका जो 47 का कौन सा ठीक होगा आपका 9/आंसर 9/8 ठीक होगा। और वो कौन सा ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन है बेटा, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको समझ में आई होगी। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा 9/8 के बराबर आएगा। सोल्व करने का तरीका मैंने बता दिया, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो। बिल्कुल आसान सवाल है, वही फार्मूला वही सवाल, बेटा से नीचे वाले ट्रिक पर आसान से सवाल हो जाएगा। देखिए आपको दे रखा है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दी है, वायु में नहीं दी है, ठीक है। वायु को तो आपको पता होना चाहिए। तो किसी माध्यम से प्रकाश की चाल दी बेटा, वो कितनी दी है क्वेश्चन नंबर 48 में 2 × 10⁸, ठीक है। मैं लगा रहा हूँ सवाल को आपको भी, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा आपका 48 सवाल है। तो बी का कितना आपको दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपको दे रखी है। इसका जो अपवर्तनांक पूछा है, क्या पूछा बेटा एन पूछा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सूत्र क्या होता है, सूत्र था बेटा बी = होता है C/N होता है, बेटा सर नीचे, ठीक है। अच्छा, सी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है 3 × 10⁸ होती है। बात समझ में आ रही है। एन का मान निकलना, एन इधर ले लो, ठीक है। तो बी का मान बी इसके फॉर्म में आएगा, तो बी का मान कितना है 2 × 10⁸ कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और ये मान क्या निकल कर रहा है बेटा आपका एन का मान निकल कर रहा है, क्या का मान निकल कर रहा है एन का, ठीक है। सोल्व कर दीजिए, इससे कट जाएगा और 2 × 2 भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 2 × 5 = 10, 0 बढ़ा लीजिए, तो एन बराबर कितना आ गया बेटा आपका 1.5 आ गया। कितना आ गया बेटा 1.5, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। बस फार्मूला याद रखना, बेटा सिर नीचे, इसी सवाल बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 49, क्वेश्चन नंबर देखिए 49 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 49 क्या है देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें दिया बच्चा आप लोगों के लिए कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, यानी मान लीजिए एन और मैं जी दिखा देता हूँ संकेत के लिए 1.5 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको हीरे का अपवर्तनांक दे रखा है 1 आपको दे रखा है 2.4, हीरे को कहते हैं डायमंड, तो एन डी दे रखा है, आपको कितना दे रखा है बेटा आपको 2.4 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, फिर पूछा इन्हें कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा, यानी कांच के सापेक्ष है ना हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा। तो ये पूछा आपसे एन जी डी, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, ठीक है। जी एन डी, डी फॉर डायमंड स्टेट, ठीक है। डी को मैं सही करके बना देता हूँ। ये तो फार्मूला क्या होता है, बिल्कुल लगा दीजिए, ये होता है एन डी अपॉन एन जी, एन डी अपॉन एन जी, बिल्कुल यही फार्मूला अभी लगा देंगे। वैल्यू डाल दो, वैल्यू कितनी है इसकी 2.4 है, और एन जी की वैल्यू कितनी है 1.5 है, 1.5। सोल्व कर दीजिए, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। तो 24 15 15 हो जाएगा, कितना बचेगा, तो 15 15 ये 24, तो बचेगा आप लोग 4 5 9 बचेगा, तो 15 छक्का 90, यानी 1.6 आएगा बेटा, कितना आएगा 1.6। शायद मैं सही कर पा रहा हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। 1500 भाग करनी है बेटा आपको 24 की, तो 15 का कितना हो जाएगा बेटा, ये 15 हो जाएगा, घटा दीजिए कितना बचेगा 9, 0 15 छक्का 90, यानी 1.6 आएगा बेटा, कितना आएगा 1.6। ऑप्शन में बता देता हूँ आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर है ये आप लोगों का 45 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 45 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाए। 45 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन कौन सा है 49 है। 49 में तो ये ऑप्शन आ ही नहीं रहा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं गलती हो गई है। कांच का अपवर्तनांक 1.6 ओ, यहाँ पे गलती हुई है 1.6 बेटा, कितना है 1.6, कितना है 1.6, माफ कीजिए गलती हुई है बेटा आपका 1.6, ठीक है। कितना था ये 1.6 बच्चों डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको दोबारा कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट फिर से कटेगा ये, तो ये हो जाएगा, इसको हम चेक देखिए, ये है ये 16 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा बेटा आपका 24 हो जाएगा, तो 16 के 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कितना बचेगा 8, ठीक है। तो ये लगा दो, यहाँ पॉइंट लगा 0, तो कितना को 16 पंजे 80 हो जाएगा, तो कितना आ गया बेटा आपका 1.5 के इक्वल आ गया, कितना है 1.5। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन पेज का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 49 का बेटा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.5, ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, किसका बेटा 48 सवाल का, ठीक है। यानी आपको एनजी का मान दिया था, कांच का मान दिया था, और क्या दिया था आपको एनडी का मान दिया था 2.4, गलती से यहाँ पे 1.5 हो गया था अभी मुझसे, ठीक है। उसके लिए माफी चाहूँगा, फार्मूला अप्लाई कर दिया, कंडीशन रख के आपने सॉल्व कर दिया, तो कितना आ रहा है 1.5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है,
किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है, तो 50 का आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 50 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में ये पूछा है कि किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, यानी n का मान किस माध्यम के लिए सबसे ज्यादा होगा? ठीक है, तो सबसे ज्यादा सघन माध्यम के लिए होगा। किसके लिए होगा बेटा? सघन माध्यम। कौन सा माध्यम बेटा? सघन माध्यम। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल बेटा राइट हो जाएगा। 50 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और याद रखना सघन माध्यम में, ठीक है, हमेशा प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम। माध्यम जितना ज़्यादा सघन होगा प्रकाश की चाल उसमें उतनी ही ज़्यादा कम होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 50 तक के सवाल को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंट। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।